Your next topic is industrial sector on the eve of independence, or what was the condition of industrial sector at the time of इंडिपेंडेंस। कि जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर किस पॉइंट पे खड़ा था। अब देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पहला मेन पॉइंट पढ़िए, द मेन मोटिव ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का उसका मेन टू फोल्ड मोटिव क्या था। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव। आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी में लाइन गिवन है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है कि मेन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे क्या दो मोटिव थे। तो पहला मोटिव क्या था, देखो, टू फुलफिल, पहला मेन मोटिव था उनका टू फुलफिल द नीड ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री बाय मेकिंग इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। अब उस रॉ मटेरियल को फुलफिल कहाँ से करते थे, उस रॉ मटेरियल की डिमांड को फुलफिल कहाँ से करते थे, वो इंडिया से फुलफिल करते थे। तो इंडिया से जो रॉ मटेरियल था उसे सप्लाई करके ब्रिटिश में भेजते थे और ब्रिटिश में फिनिश गुड को प्रिपेयर करते थे। तो पहला मेन मोटिव तो उनका ये था। दूसरा मेन मोटिव क्या था, एक्सप्लॉइट इंडियन मार्केट बाय फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश। और ब्रिटिश में जो फिनिश प्रोडक्ट उन्होंने इंडिया का रॉ मटेरियल यूज़ करके जो बनाया वही वापस इंडिया में बेचते थे। तो इंडिया को तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा था। क्या, एक तो वो केवल एक्सपोर्टर बन के रह गया था, किस चीज़ का एक्सपोर्टर, ओनली रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर, और उसके साथ साथ इंडिया में जो फिनिश गुड बाहर से आता था वो भी केवल ब्रिटिश का यूज़ करते थे। तो ये दो मेन फोल्ड मोटिव थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का। डीके ऑफ वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जो इंडिया की इंडस्ट्री थी वो अपनी हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत जानी जाती थी, जो मतलब जो हमारे सामान हाथ से बनते थे, जैसे कारपेट, कुछ और डेकोरेशन का सामान। तो हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस थी। अब ब्रिटिश वालों को क्या लगा कि भाई इनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को हमें गिराना चाहिए। क्यों, अगर हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री घटाएंगे तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा फिर किसे होगा, ब्रिटिश लोगों को, क्योंकि ब्रिटिश की जो फिनिश गुड है उनकी डिमांड फिर यहाँ पे बढ़ेगी। तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उन्होंने उसको गिराना स्टार्ट किया। अब उन्होंने उसको गिराया कैसे, डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी लगा के। डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी लगा के, डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ होती है आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है ना, उसे बोलते हैं टैरिफ। अब डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी कैसे लगाई, देखो इन्होंने डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी ऐसे लगाई कि अगर आप ब्रिटिश लोगों को क्या भेजोगे, रॉ मटेरियल भेजोगे, अगर आप ब्रिटिश लोगों को क्या भेजोगे, रॉ मटेरियल, तो अगर आप ब्रिटिश लोगों को रॉ मटेरियल भेज रहे हो तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मतलब दैट इज टैक्स फ्री एक्सपोर्ट। ठीक है। और अगर आप आउटसाइड में क्या भेज रहे हो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से बना सामान भेज रहे हो, तो उस पर टैक्स लगाते थे। मतलब देखो, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे रॉ मटेरियल तो टैक्स फ्री है, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सामान तो टैक्स फ्री नहीं है। तो डायरेक्ट फ़ायदा किसको है, उन्हें तो है, ब्रिटिश वालों को, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे तो उन्हें सस्ता मिलेगा। उसके साथ साथ टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और बाहर से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था उसे हमारी कंट्री में ले आते थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब जो उनके वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना वो इंडिया में आ गया, तो उसका डायरेक्ट नुकसान किसे हो रहा था, इंडिया को ही हो रहा था। कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट। अब मशीन मेड प्रोडक्ट आने लग गए थे। मशीन मेड प्रोडक्ट क्या था, मशीन मेड प्रोडक्ट एक तो लो कॉस्ट था, मतलब उसकी कॉस्ट कम थी, और जब उसकी कॉस्ट कम हमारी कंट्री में आने लगी तो लोग, अब हैंडीक्राफ्ट है तो हैंडीक्राफ्ट की तो कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है हाथ से बने हुए सामान की। जब हाथ से बना हुआ सामान की कॉस्ट ज़्यादा पड़ने लगी और जो आपका हैंडीक्राफ्ट सामान की कॉस्ट ज़्यादा बनने लगी, और जो आपसे बाहर से फिनिश प्रोडक्ट आ रहा था मशीन मेड उसकी कॉस्ट कम, तो लोगों ने उसे ही खरीदना स्टार्ट कर दिया। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर। जो ब्रिटिश कल्चर था, जो न्यू डिमांड पैटर्न था, वो चेंज होने लग गया। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि जो हमारी वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो सारी गिर गई, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्री को सारे ही ख़राब कर दिया। कैसे ख़राब कर दिया, क्योंकि भाई आपने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई, मशीन मेड प्रोडक्ट से आपको कंपटीशन फेस करना पड़ा ब्रिटिश कल्चर की वजह से, और आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ था रेलवेज़ की वजह से। तो इससे हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बहुत ही डाउन में चली गई। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो उस टाइम पे ब्लीक ग्रोथ थी, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, या आप कह लें कि बहुत ही कम ग्रोथ थी मॉडर्न इंडस्ट्री की। देखो, अंडर द ब्रिटिश रूल या ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मॉडर्न इंडस्ट्री saw only a bleak growth. It was only second half of the 19th century that the modern industry showed its emergence.
ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्टेड टेकन प्लेस बट ग्रोथ वाज वेरी लो। अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, तो जब 19th सेंचुरी हाफ हो गई थी, 19th सेंचुरी आधी हो गई थी, तो उस टाइम पे इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री लगनी स्टार्ट हो चुकी थी, बट जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो भी बहुत ही कम थी, वेरी फ्यू थी, और उसमें ग्रोथ भी बहुत ही कम थी। जो मेन मॉडर्न इंडस्ट्री लग रही थी वो सारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस्ड लगती थी। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जिसमें रॉ मटेरियल आपका एग्रीकल्चर से लिया हुआ होता है, उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, या फिर उसे बोलते हैं हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे आपकी कॉटन मिल्स, जूट मिल्स, शुगर, सीमेंट, पेपर, तो ये सारी जो इंडस्ट्री है इन्हें हम कौन सी बोलते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब जो कॉटन मिल्स थी वो कहाँ पे लगती थी मेनली, वो लगती थी महाराष्ट्र में और गुजरात में। जूट मिल्स वो कहाँ पे लगती थी, बंगाल में। अब कॉटन मिल्स महाराष्ट्र गुजरात में क्यों लगती थी, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात में इजीली कॉटन मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है। और जूट आपकी बंगाल में मिलती है, क्योंकि बंगाल में आपका पानी होता है, तो बंगाल में आपकी जूट की खेती होती है। तो ये जूट और कॉटन मिल्स उस टाइम पे सेटअप होनी स्टार्ट हो चुकी थी। शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ये भी सेटअप हो रही थी। बट उस टाइम पे कोई भी मशीन मेड इंडस्ट्री, या फिर आप क्या बोल दो उसे कैपिटल गुड इंडस्ट्री, वो नहीं बननी थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होता है, देखो अगर आपका कॉटन बनेगा तो वो तो आपका घर में यूज़ होगा, कॉटन से आपके कॉटन मिल्स आपकी जो क्लोथ बनेंगे एक तरीके से। लेकिन अगर आप कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बनाओ, कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होते हैं, जिसमें आपकी मशीन वगैरह बनती है, तो उस टाइम पे अगर हम बात करें मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री या फिर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, वो बहुत ही कम थी। टिस्को जो सेटअप हुई थी, देखो टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को इनकॉर्पोरेटेड इन 1907, ठीक है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। वो कब हुई थी, 1907 में। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि टाटा, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, या फिर वो कब सेटअप हुई थी, आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिमिटेड टू रेलवे, पावर जनरेशन, पोर्ट, कम्युनिकेशन। अगर बात करें भाई, आपको पता है कि गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करती थी इंडस्ट्री का, लेकिन गवर्नमेंट का प्रोडक्शन उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था। गवर्नमेंट का प्रोडक्शन हमारा किस में था, केवल रेलवेज में, पावर जनरेशन में, पोर्ट बनाने में, या फिर कम्युनिकेशन में। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता लगा कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी बैकवर्ड रहा, और उसमें लिमिटेड ग्रोथ हुई। मतलब ग्रोथ तो हुई है, लेकिन ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें ग्रोथ कैसी रही है, उसमें ग्रोथ रही है आपकी लिमिटेड ग्रोथ।